हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है चैनल यूनिक होम ट्विटर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, जो कि जितनी भी शिक्षण पात्रता परीक्षा होती हैं उन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स को हम इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ही बेस से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। एक विषय है, या हमारे सिलेबस में हमने जो सी नंबर का टॉपिक पढ़ा था कि शिक्षण अधिगम, उससे रिलेटेड आज हम टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका आज हमारा क्या है, पहला टॉपिक है। आज हमारा क्या, उससे रिलेटेड पहला वीडियो है, जिसका नाम क्या है, शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट आउट कर रखा है। इन्हीं को आज हम क्या बिंदुवार इनकी सहायता से पढ़ेंगे। और यह जो टॉपिक है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में यदि आप इसे पढ़ के जाएंगे तो पक्का आपको कुछ ना कुछ इससे क्या हेल्प जरूर मिलेगी। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, शिक्षण का अर्थ। तो आइए जानते हैं हम लोग शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो जो शिक्षण शब्द है, शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। यानी शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना। फिर आगे देखिए क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों आदि का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण जो है किसी भी देश की क्या, शासन प्रणाली को प्रभावित करती है, किसी भी देश के सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है, किसी भी देश की संस्कृति को प्रभावित करती है। शिक्षण क्या मतलब पूरे देश को एक तरीके से शिक्षण प्रक्रिया क्या करती है, प्रभावित करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जिस देश की शिक्षण प्रणाली जैसी होगी उस देश का विकास भी उसी हिसाब से होगा। क्योंकि जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी देश का आधार होते हैं। आगे चल करके वही देश पर क्या करते हैं, शासन करते हैं या देश को विकसित बनाने में मदद करते हैं। हम जिस प्रकार की उनको शिक्षा देंगे, जिस तरीके से हम उनको मतलब ढालेंगे, जिस माहौल में उनको हम मतलब रखेंगे, उसी हिसाब से क्या करेंगे, वो आगे चल करके सीखेंगे। इसीलिए शिक्षा क्या करती है, किसी भी देश की मतलब हर स्थिति को क्या करती है, निर्धारण करती है कि यह देश आगे किस ओर अग्रसर होगा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कथन कहा था कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। हमारी शिक्षा मतलब कैसी होनी चाहिए, एक अच्छे मनुष्य और अच्छे समाज का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवीक और अपूर्ण होती है। यदि शिक्षा ऐसा नहीं कर रही है तो क्या, शिक्षा का मतलब अपूर्ण है, वो इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का अर्थ क्या है, निरर्थक है। ये तो था हमारा शिक्षा का अर्थ। कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम टाइम में, बट वहाँ पे एग्जामिनर उनसे पूछता है शिक्षण का अर्थ बताइए, या फिर शिक्षा से आप क्या, शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो लड़के वहाँ पे क्या करते हैं, एक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषाएं दी होती हैं उनको जा करके लिखाते हैं। करते तो वो लोग सही हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उनका नंबर काट लेता है, क्योंकि वहाँ पे वो केवल शिक्षण का अर्थ पूछ रहा है, ना कि शिक्षा की परिभाषा पूछ रहा है। वहाँ पे केवल अपना एक हमें सटीक उत्तर देना है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि शिक्षण का अर्थ पूछा जा रहा है, वहाँ पे हम शिक्षण की परिभाषा दे करके आ रहे हैं। यदि शिक्षण का अर्थ पूछा जा रहा है तो केवल हम वहाँ पे क्या, शिक्षण का अर्थ ही दें कि शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, सीखना। या फिर शिक्षण जो है अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। केवल इतने में ही हमें पर्याप्त नंबर और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार। तो अब आइए समझते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है, शिक्षण की परिभाषा। अब यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण को परिभाषित करिए, तब हम इसकी परिभाषाओं को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं, वैसे तो बहुत ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम टाइम में पूछी जाती हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या कर रखा है, नोट कर रखा है। तो आइए समझते हैं मनोवैज्ञानिक ह्यूजेस तथा ह्यूजेस ने क्या बोला था। उन्होंने बताया था कि शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। ह्यूजेस तथा ह्यूजेस महोदय ने क्या बोला था, शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में सहायता करना। तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया, और तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया जब तक सीखा नहीं गया। तो ह्यूजेस तथा ह्यूजेस महोदय का कहना था कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने आया, है ना, मैं आपको पढ़ाने आया हुआ हूँ और मैं अपने मन में ही बोल रहा हूँ, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो आपने क्या कुछ सीखा, नहीं सीखा, या आपने कुछ पाया, नहीं पाया गया। तो उनका जो पहला मतलब यही कथन था, तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया। मैंने या फिर आपको मैंने बोल दिया कि मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिए, ये तो मैंने बोला, लेकिन आपको अभी मैंने पकड़ाया तो नहीं है कि लीजिए 1,00,000 रुपए ले लीजिए।
तो ये जब आप तब तक तो पाए नहीं, ये तो मैंने केवल बोला है। तो मतलब जब तक कुछ दिया नहीं गया, जब तक दूसरा व्यक्ति क्या ना उसे ग्रहण ना कर ले, तब तक हमने क्या कुछ नहीं दिया गया। और आगे उन्होंने क्या बोला, तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया, है ना, जब तक कुछ सीखा नहीं गया। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, या आप ही लोग जब आगे चल के टीचर बन जाएंगे, विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे और आप बच्चे को पढ़ाते जाएं, किसी टॉपिक को आप पकड़ लिए, उसे पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। तो क्या बच्चे ने कुछ सीखा? नहीं सीखा। मतलब हमारी शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हुई। हमारा शिक्षण की जो प्रक्रिया थी क्या निरर्थक हुई। हमने जो भी पढ़ाया सब बेमतलब का। तो ह्यूजेस महोदय के कथन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका था? ह्यूजेस महोदय का था। अब एलन गेज महोदय क्या बोलते हैं? तो एलन गेज महोदय ने बोला है, शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। अब इसको भी आइए समझ लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया के जब हम स्तंभ पढ़ेंगे तो मुख्यतः 3 स्तंभ है। कौन कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया क्या है? घूम रही है। इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने ये टॉपिक इससे रिलेट कर रखा है। हम अपने इसमें केवल आते हैं कि एलन गेज महोदय क्या बोल रहे हैं कि जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है, उन दोनों में क्या पारस्परिक समन्वय होना चाहिए, एक अच्छा प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए। अगर शिक्षक कुछ चीज़ पढ़ा रहा है ना, और शिक्षार्थी या नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शिक्षक क्यों पढ़ाता है कि जो शिक्षार्थी है उसके व्यवहार में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। वो उसको वैसी चीज़ें सिखाता है जिसके माध्यम से क्या वो वातावरण में अनुकूलन करना सीख ले। तो एलन गेज महोदय ने बताया है कि शिक्षण प्रक्रिया एक सिखाने की क्या है? प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने की क्या करता है? कोशिश करता है। ये तो क्या थी? एलन गेज महोदय ने बोला था। अब सीटेट एग्जाम में जो बीएफ स्किनर की परिभाषा है ये कई बार पूछी गई है। तो बीएफ स्किनर महोदय क्या बोलते हैं? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। किसका क्रम है? पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अब पुनर्बलन क्या होता है? तो पुनर्बलन का मतलब होता है प्रोत्साहन से। किससे होता है? पुनर्बलन जो यहाँ पे शब्द यूज किया गया है उसका मतलब क्या है? प्रोत्साहन है। समझ में आया? पुनर्बलन का क्या मतलब है? प्रोत्साहन है। यदि हम किसी बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो बच्चा क्या दोबारा क्लास में उसकी हिम्मत होगी कि वो खड़ा होकर के हमें कुछ ना कुछ बताए। बच्चा अपने आप, यदि हम कुछ उसे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा? अपने आप हाथ उठा के बोलेगा कि हाँ सर हमें बताना है। यदि हम बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे को हमेशा कैसे सिखाना चाहिए? प्रोत्साहित करके सिखाना चाहिए। और आकस्मिकता का मतलब क्या होता है? अचानक से। यदि हम बच्चे, जैसे हमने कुछ प्रश्न पूछा क्लास में और बच्चा उसे नहीं बता पा रहा है तो उसे हमें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे क्या प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा चलो कोई बात नहीं, अगली बार और प्रयास करना। जिससे बालक क्या करेगा? अपनी तरफ से प्रयास करेगा। तो आकस्मिक का मतलब होता है अचानक दिए जाने वाला प्रोत्साहन। तो बीएफ स्किनर ने क्या बोला? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अब जो यहाँ पे क्या है? बर्टन महोदय। कौन? बर्टन महोदय ने क्या परिभाषा दी है? तो शिक्षण सीखने में दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। बर्टन महोदय का कहना है कि जो शिक्षण है वो कैसी प्रक्रिया है कि जब हम शिक्षण सीखने में, जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसमें दिया जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन हमारा क्या है? शिक्षण है। ये थी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि अधिकतर एग्जाम में क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध विद्यालयी शिक्षा से है। किससे है? विद्यालयी शिक्षा से। जैसे कि हम लोग विद्यालय पढ़ने जाया करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? निश्चित टीचर होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग पीरियड होता है। और एक हमारा क्या होता है? सिलेबस होता है। हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं। हम जैसे क्लास फर्स्ट में तो हमारे क्लास फर्स्ट का सिलेबस अलग है, क्लास सेकंड में जाएंगे क्लास सेकंड का सिलेबस अलग है, क्लास 10th में जाएंगे क्लास 10th का सिलेबस अलग है। और वो सारे सब्जेक्ट क्या हमें अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? और कहाँ पे हम एक निश्चित स्थान पर पढ़ते हैं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ इसी चीज़ से संबंधित है। किससे? कि जब कोई बालक किसी निश्चित स्थान में किसी निश्चित अध्यापक द्वारा किसी निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार उसके व्यवहार में क्या किया जाता है? परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, तो क्या होता है? वो शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाता है। तो आइए यदि हम इसे किताबी परिभाषा के अनुसार पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षण का संकुचित अर्थ का संबंध विद्यालयी शिक्षा से है। किससे है? हमारी विद्यालयी शिक्षा से है। ये तो हमने पहली चीज़ जान लिया
जो इसका संकुचित अर्थ है किससे संबंधित है? विद्यालय शिक्षा से। जो भी चीज़ हम विद्यालय में जो जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब क्या शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो जिसमें शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। कहाँ पे? बालक के व्यवहार में हम क्या करते हैं? इन सब क्रियाकलापों के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब दूसरा क्या है? शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ का मतलब क्या हुआ? अब ये तो हमारी विद्यालय शिक्षा जो हम विद्यालय में जाके सीखते हैं, ये तो हो गया हमारा संकुचित अर्थ। अब जो भी चीज़ हम समाज से सीखते हैं, है ना, या घर से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, अपने मतलब रिश्तेदारों से जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, या किसी भी अनजान व्यक्ति से जो भी कुछ हम सीखते हैं, जानवरों से भी यदि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वह सब क्या हमारा व्यापक अर्थ में आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? हमारे व्यापक अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है कि जो शिक्षा प्रक्रिया है उसके प्रकार हैं, कितने हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया हमारी मुख्यतः कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? पहली है औपचारिक। कौन सी प्रक्रिया? औपचारिक प्रक्रिया। दूसरी कौन सी है? निरौपचारिक। और तीसरी कैसी है? अनौपचारिक। मुख्यतः हमारी शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। तो पहले हम समझते हैं किसको? औपचारिक के बारे में। किसके बारे में? औपचारिक के बारे में। तो आइए देखते हैं ये औपचारिक प्रक्रिया क्या होती है। जो औपचारिक प्रक्रिया हमारी, जो हम शिक्षा का संकुचित अर्थ था, मतलब एक विद्यालय शिक्षा से जो संबंधित था, वही हम क्या? औपचारिक शिक्षा भी हमारी वही कहलाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा से संबंधित है? तो उसमें दे देगा शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। यानी विद्यालय शिक्षा हमारी कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। फिर अब दूसरा टाइप क्या है? निरौपचारिक। क्या है? निरौपचारिक। तो निरौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? तो जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा है वो क्या है? औपचारिक शिक्षा का एक टाइप है। क्या है? औपचारिक शिक्षा के ही तरह है, बस अंतर इसमें इतना है, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सिखाया जाता है जो विद्यालय कभी नहीं गए होते हैं, या विद्यालय जाने में उनकी मतलब वो समर्थ नहीं थे, किसी कारणवश विद्यालय नहीं गए। जैसे जो हमारी कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो लोग अगर मान लो टाइम से विद्यालय नहीं पहुंची, जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं वो विद्यालय नहीं पहुंचे, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? नए नए योजनाएं ला रही है। और जैसे हैंडलूम हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, या महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखाई जा रही है, या जो जैसे रिटायर होकर के आए वृद्ध लोग उनको कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। जब क्या उनको भी एक निश्चित सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? और सिलाई बिनने में, बिनाई सीखने में भी क्या एक निश्चित तरीके हैं कि नहीं तरीके हैं? तो निश्चित तरीके से क्या हम उनके कौशल में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो यही हमारी क्या हुई? निरौपचारिक शिक्षा हुई। तो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम उन व्यक्तियों को शिक्षा देते हैं जो अपने समय पर क्या विद्यालय जाने में क्या असमर्थ थे, या वो विद्यालय शिक्षा सही से नहीं ग्रहण कर पाए हैं। तो उनको हम जो रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जो व्यवसाय दे रहे हैं, वो सब किससे संबंधित है? हमारी निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। तो ये समझ में आया। अब हमारा तीसरा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हमारा क्या है? जो भी हम समाज से सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? समाज से सीख रहे हैं। जो हमारा जो व्यापक अर्थ था शिक्षा का, वो किससे संबंधित है? अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। फिर वही ऑप्शन दे देगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, या दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? इससे अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा का व्यापक अर्थ किससे संबंधित होता है? अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित होता है। तो ये तो हो गए हमारे शिक्षा के प्रकार। ठीक, अब हमारा क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ। क्या अगला पॉइंट है हमारा? शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ। तो हमारे मुख्यतः शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तंभ हैं। अगर इनमें से एक भी वहाँ पे नहीं है तो क्या मतलब हमारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं, मतलब पूरी होगी, मतलब एक कदम नहीं चल सकती, पूरी होने की बात छोड़ो। जैसे कि हम मान लीजिए कि जो हमारा टेम्पो होता है, ऑटो रिक्शा आपने देखा होगा, उसमें कितने 3 पहिए होते हैं। यदि उनमें से हम एक पहिया हटा दे तो क्या वो चलेगा? नहीं जाएगा। इसी तरह हमारी शिक्षण प्रक्रिया भी है, यदि उनमें से हमारा एक पहिया भी हट जा रहा है तो शिक्षण प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हो सकती। अब वो 3 स्तंभ कौन कौन से हमारा? पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम।
अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब देखिए वो कैसे, मान लीजिए हमारे पास क्या शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी है, लेकिन हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या पता हम क्लास 10 सेकंड के बच्चे को क्लास 10 की चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बीटेक वाले को हम क्लास सेकंड की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो उसका वो मतलब निकला, नहीं निकला ना। तो मतलब हमारे पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि हमारे पास पाठ्यक्रम है और शिक्षार्थी भी है लेकिन शिक्षक नहीं है, तब भी हमारा कोई पढ़ाने का मतलब निकला, क्योंकि पढ़ाएगा कौन, पाठ्यक्रम भी है, बच्चा भी है, लेकिन इसे समझाएगा कौन, किससे वो जाके पूछने जाएगा नहीं जो उसकी समस्याएं होंगी। तो मतलब हमारे तीनों का होना जरूरी है। अब अगला पॉइंट क्या है, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताओं को, तो शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, मतलब वेल प्लान्ड होना चाहिए। यदि हम मतलब कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो शिक्षण है अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यदि हम वैसे आप नॉर्मली ले लीजिए कि यदि हम कोई काम करने जाते हैं और उसके लिए यदि हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं तो क्या वो हमारा काम अच्छे से हो पाता है, नहीं हो पाता है। इसीलिए जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसके लिए भी हमें क्या एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वो शिक्षण प्रक्रिया होगी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया है जब हम उसमें बच्चे के सामने जाते हैं तो उसमें क्या हमें एक अच्छे लय के साथ जाना चाहिए कि जो हमारा इंप्रेशन होना चाहिए बच्चे पर अच्छा पड़ना चाहिए, तभी बच्चे क्या उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम एक प्लानिंग से बच्चों को समझाएं कि आज हाँ हमें बच्चे को जैसे हमें कुछ सिखाना है, अब हमें बच्चे को क्या सिखाना है, जैसे मान लीजिए हम बच्चे को ऐड करना या जोड़ करना सिखाना चाहते हैं, तो क्या पहले हम बच्चे को पूर्व ज्ञान देखेंगे ना कि बच्चे को गिनती आती है कि नहीं आती है। तो पहले हमारा एक प्लानिंग होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्लास में जाएंगे तो बच्चे को देखेंगे कि हाँ बच्चे को क्या क्या आता है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, उसके बाद हम उसका मतलब जो उस आधार पे हम उसको नया चीज़ सिखाएंगे। अगर हमने कोई प्लानिंग ही नहीं कि हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, हम क्या करेंगे, तो हमारा वहाँ पे पूरा शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो हमारा शिक्षण की पहली विशेषता क्या है, शिक्षण प्रक्रिया जो है हमारी कैसी होनी चाहिए, सुनियोजित होनी चाहिए, मतलब वेल प्लान्ड होनी चाहिए। फिर क्या है दूसरा पॉइंट, शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए। मतलब जब हम बच्चे को कुछ ना कुछ भी सिखा रहे हों तो बच्चे पर ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए कि बच्चा मतलब अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ क्रिया होनी चाहिए, बच्चा अपने आप ही कुछ सोच करके क्या आपको उत्तर दे सके। उसको इस हिसाब से पढ़ाइए कि उसका मानसिक विकास इस हिसाब से हो कि वो अपने आप कुछ ना कुछ आपको बताए या क्रियात्मक तरीके से आपको बताए। तो हमारी शिक्षक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सुझावात्मक होनी चाहिए। तीसरा क्या है, शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। अब देखिए जो शिक्षक होता है उससे क्या होते हैं, बच्चे कभी कभी डर भी जाते हैं। यदि आप एकदम स्ट्रिक्ट होकर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे शायद आपसे डर जाएं, आपसे मतलब वो उतना ज़्यादा संपर्क में ना रहें कि आपसे वो अपनी परेशानी बता सकें। तो हमें बच्चे को ऐसा व्यवहार मतलब माहौल देना चाहिए कि बच्चा हमसे बिना संकोच के आकर के सारी चीज़ें क्या कर सके, पूछ सके। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक है और बालक के संबंध बहुत ही अच्छे होने चाहिए कि बालक अधिक से अधिक मतलब क्या शिक्षक से क्वेश्चन पूछे, और अगर बालक नहीं भी पूछ रहा है तो शिक्षक को क्या उसे बार बार प्रेरित करना चाहिए। यानी शिक्षण प्रक्रिया हमारी कैसे होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए कि शिक्षक को बार बार बालकों को प्रेरित करते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को क्या करिए, सीखिए। तो शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रेरणादायक होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षण दया एवं सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछले उसमें बताया कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए होते हैं, तो हमें क्या बच्चे की परेशानियों को समझने के लिए उनके साथ क्या उनको सहानुभूति देनी होगी, तभी ना बच्चा हमसे बताएगा कि हाँ मेरे घर में ये समस्या है। क्योंकि सभी बच्चे एक तरीके के होते नहीं हैं, कुछ बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही दबे हुए होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, पढ़ने के नाम पे ही डरते हैं, टीचर के सामने एकदम बोलती बंद हो जाती है। तो क्या बच्चे के साथ हमें दया एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए कि जिससे बच्चा क्या कर सके, हमें अपनी परेशानियों को बता सके, जिससे हम क्या उसकी मदद कर सकें, उसको मतलब अच्छे से समझा सकें। अब हमारा क्या है, शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि हर मतलब बालक एक प्रकार का नहीं होता, सब में अलग अलग गुण होते हैं। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बच्चा मतलब थोड़ा मंद बुद्धि का होता है। तो हमें कि जब भी हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमें सब बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि जो मतलब मंद बुद्धि के थोड़ा बालक हैं, जो मतलब थोड़ा लेट से सीखते हैं, उनको हमें नोटिस करके रखना चाहिए कि इनको हमें किस हिसाब से सीखना है। मतलब हर बच्चे पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे को हम किस तरीके से सिखा पाएँ।
तो यानी बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण देना चाहिए कि बालक का पूर्व ज्ञान कितना है। फिर क्या है, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पे निर्देशात्मक का मतलब आदेश देने से नहीं है, यहाँ पे निर्देशात्मक का मतलब है शिक्षक को हम ऐसी मतलब उसे शिक्षा दें कि मतलब बच्चा हर आगे आने वाली हर परिस्थिति को क्या अच्छे हिसाब से हैंडल कर सके। उसको मतलब ये पता होना चाहिए कि हमें इस परिस्थिति में ऐसा करना है, तो मतलब निर्देशात्मक होना चाहिए कि मतलब वो एक ज्ञान के साथ अनेक ज्ञान की क्या कर सके, प्राप्ति कर सके, और जो आगे आने वाली परिस्थितियाँ उनको भी उस हिसाब से हैंडल कर सके। अब क्या है अगला पॉइंट, शिक्षण निर्धारणात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो भी परेशानी है वो बच्चा उसे हमें ढूंढ करके उसको मतलब क्या, उसका उपचार करना चाहिए, उसको मतलब बताना चाहिए। शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे की परेशानी है उसको शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे की क्या सभी परेशानियों को अपने आप क्या कर जाए, जान जाए, और उसको क्या करे, उसको उसका निदान करे और उसको अच्छी तरीके से बताए कि हाँ बेटा तुम्हें ये परेशानी है, या उसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करे। और हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हमेशा क्या चीज़ कैसे पढ़ाना है कि उसका पहले हमें पूर्व ज्ञान देखना है कि बच्चे को पहले का कितना आता है, उसी के आधार पे हमें कुछ नया सिखाना चाहिए। यदि बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं कोई कविता, अब मान लीजिए हमें जो सूरज निकला हुआ सवेरा एक पाठ की कविता है, मतलब एक कक्षा की कविता है हिंदी की, तो जिसमें हम मतलब उसको अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें पहले बच्चे को मतलब ये हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा सूरज को जानता है कि नहीं जानता, चिड़िया को जानता है कि नहीं जानता। अगर नहीं जानेगा तो हम उसे कैसे सिखाएंगे, तो हमें जब तभी हम उसमें एक्सप्रेशन देंगे। जब हम कविता कहेंगे और प्राइमरी के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो हमें अपना उसका एक्सप्रेशन भी देना होगा। क्या पता गाना गा के पढ़ाना पड़े, क्या पता पूरा एक्टिंग के साथ उसे पढ़ाना पड़े। तो मतलब क्या अच्छे ढंग से प्रभावी तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि हमारे अच्छे शिक्षण का क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़े और बच्चा हमसे खुल सके। तो ये तो क्या हमारे शिक्षण की विशेषताएं थी। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण के उद्देश्यों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा था। तो पहला क्या था हमारा, सामान्य उद्देश्य। क्या था, सामान्य उद्देश्य। और दूसरा हमारा क्या था, विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कक्षा शिक्षण के आधार पे जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य थे उनको 2 भागों में बांट दिया, पहला सामान्य, दूसरा विशिष्ट। तो अब आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में संबंध क्या, मतलब उनमें अंतर क्या है। तो जो सामान्य उद्देश्य थे, मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि सामान्य उद्देश्य ऐसे उद्देश्य हैं जो बालक में क्या सामाजिक गुणों का क्या करते हैं, विकास करते हैं, जिससे बालक में क्या नैतिकता आती है और क्या करता है वो अपने आपको पर्यावरण में रहने के योग्य बनाता है। तो जो ऐसे गुण थे वो क्या कहलाए, सामान्य गुण के मतलब सामान्य उद्देश्य के गुण कहलाए। तब देखिए शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो क्या था, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक में संवेदनशीलता का विकास करना, है ना, दूसरे की मदद करना, ये मतलब एक तरीके से सहभागिता करना, ये सब क्या थे, उसके सामान्य उद्देश्य थे। अगर और देखा जाए तो उसमें सृजनात्मकता का विकास करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की मतलब चेतना का विकास करना कि मतलब वो हमेशा तत्पर रहे कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, सहयोग की भावना का विकास करना कि एक दूसरे को सहयोग करें, ये सब क्या थे, उसके सामान्य उद्देश्य थे। तो ये तो हमारे हुए सामान्य उद्देश्य। अब लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या थे, तो जो हम लोग कक्षा शिक्षण में जो भी चीज़ हम सीखते थे वो सारे क्या थे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य थे। मतलब कक्षा शिक्षण के दौरान जो भी हम मतलब एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम के अनुसार से जो चीज़ें हम सीखते थे, जैसे हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान क्या हम एक पढ़ करके ना सीख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य था कि मतलब बालकों को इन सब चीज़ों का भी क्या हमें ज्ञान कराना है कि ये करने से ऐसा होता है। जो हम एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, कक्षा शिक्षण हमारा क्या है, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है शिक्षण के। और जो हम मतलब समाज से सीखते हैं या अपने आस पड़ोस घर परिवार से सीखते हैं वो हमारा क्या है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें अपने वातावरण के अनुकूल कैसे बनना है, ये सारे क्या थे, हमारे सामान्य उद्देश्य थे।
अब जो है ब्लूम एक क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो ब्लूम उन्होंने क्या शिक्षण उद्देश्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में ब्लूम ने बांट दिया था। तो कौन थे? ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी हम अलग से पढ़ेंगे। ब्लूम कौन थे? ब्लूम। तो ब्लूम ने क्या किया? शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला क्या था? ज्ञानात्मक था। क्या? ज्ञानात्मक। दूसरा क्या था हमारा? भावात्मक। और तीसरा क्या था हमारा? क्रियात्मक। तो ब्लूम महोदय ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। अब ये जो प्रत्येक पक्ष थे ये इनको भी उन्होंने 6-6 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब उनके 6 तत्व बताए जिनको हम अगले कभी मतलब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगला जो सेशन रहेगा हमारा इनसे आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो थैंक यू सभी को।